नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे स्ट्रिक्ट एंड वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को भी लायबल ठहराया जा सकता है उसके सदस्य के द्वारा कोई ऑफेंसिव पोस्ट करने पर या कोई गलत संदेश भेजने पर। क्या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को भी दोषी ठहराया जा सकता है? भारतीय कानून में इसको लेकर के क्या प्रोविजंस हैं, जानते हैं लीगल करंट अफेयर्स के साथ। चलिए जानते हैं कि मामला क्या है दोस्तों। तो हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एडमिन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं उसको उसके ऊपर दर्ज एफआईआर से राहत प्रदान करी है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि यह जो व्यक्ति जिसके ऊपर एफआईआर हुई थी वो एक ग्रुप का एडमिन था और उस ग्रुप के किसी सदस्य ने एक ऑफेंसिव पोस्ट कर दी, जिसकी वजह से उसके ऊपर एफआईआर करी गई और एफआईआर करते समय उस ग्रुप के एडमिन को भी उस एफआईआर में शामिल कर लिया गया। तो कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है दोस्तों कि यदि इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि जो एडमिन है उसने केवल एडमिन का ही काम किया है और कुछ भी नहीं किया है, तो उसको इस एफआईआर से रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मैटर क्या है और साथ ही जानेंगे स्ट्रिक्ट और वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में डिटेल से और बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, सब जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और आईपीसी के किन सेक्शंस के तहत किसी सदस्य किसी ग्रुप के मेंबर के द्वारा कोई मैसेज भेजना अपराध हो सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अगर कोई अपराध हो रहा है तो ये हमारे समाज में जानना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए कि कहीं हम भी तो अपराध नहीं कर रहे हैं। कई बार हम भावनाओं के आवेश में आकर कुछ ऐसे संदेशों को भी भेज देते हैं जो कि हमें नहीं भेजना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा ही एक ग्रुप था करूर लॉयर्स नाम का, जिसका एक मेंबर है पचियप्पन नाम का। तो पचियप्पन ने कुछ मैसेज भेजे जो कि हाईली ऑफेंसिव बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दो कम्युनिटीज़ के बीच में घृणा और तनाव की भावना बढ़ सकती है, द्वेष बढ़ सकता है, मतलब उन दोनों के बीच में जो शत्रुता बढ़ सकती है, माहौल बिगड़ सकता है, ऐसे मैसेजेस भेजे। तो ये जो है सेक्शन 153A और 294B के अंडर प्रोहिबिटेड हैं और ये ऑफेंस है, क्राइम है इन दोनों सेक्शंस के अंदर आईपीसी के। तो ये दोनों सेक्शन क्या कहते हैं? तो बेसिकली ये प्रमोटिंग एनमाइटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन सर्टेन ग्राउंड्स बाय वर्ड्स रिटन और स्पोकन। तो यहाँ पर जो है लिख कर के बोले गए, जो लिख कर के जो शब्द हैं उनके थ्रू जो है दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में शत्रुता बढ़ी है, तो इसलिए 153A लगाया गया है। और 294B भी कुछ ऐसे ही पब्लिक प्लेसेस में इस तरह के वर्ड्स और कुछ सॉन्ग वगैरह के बारे में है, इनको प्रोहिबिट करता है। तो आईपीसी के दो सेक्शंस के तहत उसी ग्रुप के एक मेंबर ने एफआईआर दर्ज करवा दी पचियप्पन के खिलाफ। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर को भी जोड़ लिया गया, उसके खिलाफ भी एफआईआर करा दी। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कोर्ट के सामने कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन था वो भी इसके लिए लायबल है? क्या उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या लायबिलिटी थी? कोई अगर मेंबर एक्ट करे, ऐसा ऑफेंस करे, तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप भी लायबल हो सकता है? तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन था, उस एडमिन ने मदुरई बेंच में एक पिटीशन फाइल करी, जिसमें उसने कहा कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर है उसे कॉस कर दिया जाए, उसे निरस्त कर दिया जाए। दोस्तों, इस केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट जो कि किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में दिए गए के ऊपर रिलाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस केस में कहा गया है कि देयर इज नो वाइकेरियस लायबिलिटी ऑन द ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्टेड बाय अ ग्रुप मेंबर। यानी कि इस केस में ऐसा बताया गया कि अगर कोई ग्रुप मेंबर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्ट कर देता है तो इसमें जो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एडमिन है उसकी कोई भी वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे फुल डिटेल में और सब कुछ जानेंगे। तो इस तरह से कहते हुए इसने कहा कि इस ऑर्डर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि वाइकेरियस लायबिलिटी डज नॉट अराइज अनलेस इट इज़ सोन दैट, यानी कि वाइकेरियस लायबिलिटी तब तक नहीं आती जब तक कि यह न प्रदर्शित हो कि देयर वाज द कॉमन इंटेंशन ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान एक्टिंग इन कंसर्ट परसुएंट टू सच प्लान बाय सच मेंबर ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज नहीं होती है तब तक। देखिए, यदि कोई कॉमन इंटेंशन हो या कोई प्री अरेंज प्लान हो कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसमें कहीं से भी जो एडमिन है उसका भी इंटेंशन शो हो रहा हो, या फिर ये जो प्लानिंग हुई है उसमें कहीं से एडमिन लग रहा हो कि यह भी इसका हिस्सा है, तो ही केवल उसे वाइकेरियसली लायबल ठहराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं।
इस किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में यह कहा गया। तो दोस्तों इस जजमेंट को रेफर करते हुए कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास लिमिटेड पावर ही होती है, केवल वो किसी ग्रुप के मेंबर को हटा सकता है और नए मेंबर्स को ऐड कर सकता है। तो इसमें उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं होती है कि वो रेगुलेट कर सके, मॉडरेट कर सके या फिर उनमें उनको सेंसर कर सके। जो कंटेंट पोस्ट हुआ है उसके बारे में ना उसे रेगुलेट कर सकता है एडमिन, ना मॉडरेट कर सकता है और ना ही सेंसर कर सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पहले ही सबमिट कर दिया था कि केवल फॉरेंसिक रिपोर्ट ही यह बता सकती है कि जो मैसेज हैं वो केवल पचैयप्पन ने पोस्ट किए हैं या फिर उसके नाम से पिटिशनर ने पोस्ट किए हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि जो टॉर्ट लॉ है उसके अंडर लाइबिलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं। तो दोस्तों 2 टाइप की लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दूसरी होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी। दोस्तों अब जानते हैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब। देखिए तो आप समझ सकते हैं इसके नाम से ही कि स्ट्रिक्ट है ये, तो इसका मतलब लाइबिलिटी है, बिल्कुल है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो अपकृत्य विधि यानी कि टॉर्ट में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है उसको जो हार्म हुआ है वो बिना किसी इंटेंशन के, यानी कि जो डिफेंडेंट है हमारा जो प्रतिवादी है उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो वादी को नुकसान पहुंचाए और उसका कोई नेग्लिजेंस भी नहीं था डिफेंडेंट का कोई, यानी कि प्रतिवादी का कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था, कोई भी उसने उपेक्षा नहीं करी थी, फिर भी उसे हानि हो गई। तो जो प्लेंटिफ है वो उसने क्लेम के लिए पिटीशन फाइल कर दी। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसे लायबल ठहराया जा सकता है इवन विदाउट फॉल्ट, यानी कि जो प्रतिवादी है उसकी कोई गलती नहीं है फिर भी वो लायबल होगा। तो यह होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी कि स्ट्रिक्टली आपके ऊपर लायबिलिटी इम्पोज कर दी गई है। भारत में हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी का यह कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जस्टिस भगवती ने दिया था। केस लॉ की बात करें दोस्तों तो इसमें एक बहुत ही फेमस केस है, तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसमें स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो सिद्धांत था उसको लाया गया था। तो इसमें यह कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ भी ऐसा कार्य करता है अपने भूमि पर जिससे कि दूसरे को डैमेज यानी कि क्षति हो सकती है उसके नेबर्स को या फिर किसी और को, तो उसकी यह लायबिलिटी है कि वो कितना भी सतर्क रहे, कितने भी प्रिकॉशंस को अपनाए डैमेज रोकने के लिए, फिर भी वह लायबल होगा और उसे इस तरह के कृत्य के लिए लायबल ठहराया जाएगा। यह कहती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। दूसरी लायबिलिटी है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर वाइकेरियस लायबिलिटी। इसके अंदर वो लायबिलिटी आती है जहाँ पर मास्टर लायबल होता है, यानी कि जो स्वामी होता है वो अपने सर्वेंट के द्वारा की गई टॉर्ट अपकृत्य के लिए लायबल होता है, प्रिंसिपल अपने एजेंट के लिए लायबल होता है, पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए और एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए लायबल होता है। दोस्तों ये जो लायबिलिटी है वो एक लीगल मैक्सिम है, उस पर बेस्ड है जो है क्वी फेसिट फर एलियम फेसिट फर से यह अप्लाई होती है इस कॉन्सेप्ट पर, जिसका मतलब है कि ही हु एक्ट्स फॉर अनदर एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ, यानी जो किसी दूसरे के लिए कार्य करता है वो वैसा ही खुद के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों यह जो मैक्सिम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह सीधे सीधे क्वेश्चंस में आती है, जो भी MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन सब में आती है। तो यह प्री एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। तो अब जानते हैं इसमें जो वाइकेरियस लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यानी कि प्रिंसिपल की अपने एजेंट के लिए क्या वाइकेरियस लायबिलिटी है और वो क्यों है। तो एक जो एजेंट होता है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है, तो इसलिए जो एजेंट कुछ कार्य करता है, अगर कोई गलत कार्य करता है तो अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, यानी कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट है उसके दौरान कोई गलत कार्य रॉन्गफुल एक्ट करता है, तो उसका जो मास्टर है वो भी लायबल ठहराया जाएगा उसके द्वारा किए गए, एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के लिए। मान लीजिए एजेंट ने कोई ऐसा कार्य किया जो प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में है और प्रिंसिपल को इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन ऐसा कार्य किया जो प्रिंसिपल के फेवर में है, तो इस केस में भी प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, वो लायबल होगा अपने एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के लिए, क्योंकि ये जो कार्य है वो प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए हुआ है। तो यह प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है जिस पर वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होती है। नेक्स्ट है पार्टनर्स का, तो ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द गिल्टी पार्टनर, यानी कि कोई अगर एक पार्टनर गिल्टी है, दोषी है, तो उसी हद तक दूसरे पार्टनर भी लायबल होंगे। बहुत ही फेमस केस इसमें पूछा जाता है हेमलिन वर्सेस हाउस्टन का, जिसमें 2 पार्टनर्स थे, उनमें से एक ने प्लेंटिफ के क्लर्क को ब्राइब दी, उसे रिश्वत दी और उससे
जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी अपने एम्प्लॉयर के फर्म की, तो उसको निकलवाया। तो इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो दोनों पार्टनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो टॉर्ट कमिट किया है उनमें से एक पार्टनर ने उसके लिए। नेक्स्ट है मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन। तो यदि कोई सर्वेंट किसी मास्टर के द्वारा दिए गए एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई रॉन्गफुल कार्य करता है तो उसके लिए जो है वो मास्टर को लायबल ठहराया जाएगा, सर्वेंट तो लायबल होगा ही। और क्या होता है, मास्टर जो है वो केवल अपने सर्वेंट के द्वारा किए गए कार्य के लिए ही लायबल नहीं होगा, बल्कि खुद के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो जिसके लिए वो ऑथराइज्ड ना हो, यानी कोई अनऑथराइज्ड काम करता है तो उसके लिए वो लायबल ठहराया जाएगा। इसके ऊपर एक और जो सिद्धांत है वो काम करता है, वो है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। यहाँ पे ये अप्लाई होता है। इसमें कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल है वो लायबल ठहराया जाएगा, लेट द प्रिंसिपल वी लायबल। अब जो मास्टर है वो लायबल होगा यदि इवन कि उसने जो सर्वेंट ने काम किया है वो इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ किया है, फिर भी मास्टर को लायबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। साधारणतः क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो होता है वो लायबल नहीं होता है जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने टॉर्ट किया है उसके लिए, लेकिन कुछ निश्चित कंडीशंस में क्या होता है, एम्प्लॉयर को भी लायबल ठहराया जा सकता है। जैसे कि एम्प्लॉयर लायबल होता है केवल जो उसने काम किया है, कमिट किया है टॉर्ट, उसके लिए ही इस लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होगा। यदि जो एम्प्लॉयर है वो तभी लायबल ठहराया जाएगा जबकि वो उसने कोई कमिट किया है टॉर्ट, यानी कोई अपकृत्य उसने किया है तब। और एम्प्लॉयर ने यदि किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कोई टॉर्ट कमिट करने के लिए ऑथराइज़ किया है तब भी वाइकरस लायबिलिटी का सिद्धांत अप्लाई होगा। और जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के टॉर्ट्स हैं उसमें भी अप्लाई होगा। और नेग्लिजेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि यदि कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो नेग्लिजेंस कर देता है, उपेक्षा कर देता है, तब भी उसे लायबल ठहराया जाएगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। दोस्तों अब जान लेते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट के बारे में, यानी कि राज्य की क्या वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं हर स्टेट की, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि इंग्लैंड और जो इंडिया है दोनों में पोजीशन क्या है इसके बारे में। तो अगर इंग्लैंड में पोजीशन देखें तो इंग्लैंड में कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग क्राउन पर हम कोई बात दाखिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग क्राउन को लायबल ठहराया जा सकता है उसके द्वारा, उसके सर्वेंट्स के द्वारा किए गए टॉर्ट्स के लिए। अब भारत में इसकी स्थिति को देखें तो भारत में स्टेट को लायबल ठहराया जा सकता है वाइकेरियस लायबिलिटी के अंडर, और इट कुड क्लेम इम्यूनिटी ओनली इफ द एक्ट कमिटेड बाय इज अ सोवरेन फंक्शन, यानी कि जो एक्ट है वो अगर किसी सोवरेन फंक्शन का हिस्सा है तो स्टेट को लायबिलिटी जो इम्यूनिटी है वो मिल सकती है इस लायबिलिटी से, अन्यथा नहीं, अन्यथा स्टेट को लायबल ठहराया जाएगा। तो भारत में स्टेट लायबल होती है और इंग्लैंड में भी लायबल ही है अंडर द क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 के अंडर। तो दोस्तों ये तो है एंड इस वीडियो का। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।